आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द मॉड्यूल बी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। एंड इसमें अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक SRMS, DRI, PMEGP, PMSBY, PMJJBY, APY एंड सो ऑन, बहुत सी स्कीम्स हैं। उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। टोटल 4 या 5 पार्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के, इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। एंड पिछली वीडियोस की PDF चाहिए तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हम सिलेबस कवर कर चुके हैं रिलेटेड टू RBWM, रिलेटेड टू IAFS, रिलेटेड टू AFM एंड साथ ही साथ PPP के भी हमने मॉडल को कवर किया। तो पहले अगर आप इनको PDF को लेना चाहते हो या वीडियो चाहते हो तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, विच इज अवेलेबल ऑन द अबव लिंक irbf.info/app के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आप iOS यूजर हो तो ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT, राइट, भूलना नहीं है। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। और वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। हमने मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस भी कवर किए हैं इस वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर वीडियो पसंद आती है, लॉजिकल एंड लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिलेटेड विद द PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट सेज अंडर द बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वर्टिकल ऑफ PMAY अर्बन अ फैमिली सेक्शन असिस्टेंस। तो BLC के अंडर एक लोन जो है सैंक्शन किया गया है। हाउएवर ड्यू टू लोकल डिस्प्यूट द कंस्ट्रक्शन इज स्टॉल्ड फॉर ओवर एन ईयर आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो काम कर वो रुका रहा। एज पर द गाइडलाइंस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन द ULB अर्बन लोकल बॉडी मस्ट इनिशिएट इन दिस सिनेरियो। तो क्या एक्शन करेंगे वो? द ULB विल प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस, अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। या फिर ऑप्शन बी, इट सेज दैट द बेनिफिशियरी विल बी मूव्ड टू अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल automatically. The ULB is mandated to initiate proceedings to recover the assistance amount already disbursed to the beneficiary. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट will directly intervene and mediate the local dispute to ensure the scheme's objective met. तो आंसर यहां पर रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज ULB इज मैंडेटरी टू इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स, राइट। तो गाइडलाइन जो है PMAY अर्बन से रिलेटेड जो BLC है वो स्टिपुलेट करती है कि अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में जब फंड्स ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं, तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो कि ULB है वो इनिशिएट कर देगी मेजर्स को कि रिकवरी स्टार्ट कर दी जाए रिलेटेड टू द फंड्स डिसबर्स्ड। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को इंश्योर करने से रिलेटेड रहती है कि फंड्स का इस्तेमाल जो है इंटेंडेड पर्पस के लिए ही किया जाए, किसी और पर्पस के लिए ना किया जाए, तो रिकवरी स्टार्ट कर दी जाएगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट्स रिलेटेड टू APY। Mr. Amit Shah, aged 35, joins the Atal Pension Yojana and opts for a monthly pension of rupees 3000। तो अटल पेंशन योजना जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एक पेंशन स्कीम है। तो 3000 की पेंशन के लिए वो ऑप्ट करते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स रेगुलरली फॉर 15 years बट अनफॉर्चुनेटली passes away at the age of 50। His spouse Mrs. Smriti Irani wishes to continue the scheme. According to the APY operational guidelines, what is the specific obligation for Mrs. Irani to ensure the scheme remains active until she turns 60? तो क्या चीज करनी चाहिए? She must pay the accumulated contribution for the period Mr. Amit Shah's death until she formally takes over the account. She can simply continue contributing the amount Mr. Amit Shah was paying for the remaining period until the original subscribers would have turned 60. She has to open a new APY account. Option D, she must pay a penalty for the discontinued period, then resume contribution at a revised rate based on the current age, right? So आंसर यहां पर रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो अगर यहां पर सिंपल सिनेरियो समझने की कोशिश करें, सो हेयर वी आर हैविंग टू पर्संस, एक है हस्बैंड, राइट, एंड दूसरा है स्पाउस, राइट। अब यहां पर पर्सन है अमित एंड स्मृति, राइट। तो अमित जी अगर देखें हम तो अमित जी की डेथ हो जाती है एंड उसके केस में स्मृति जी कंटिन्यू करना चाहती है। तो इसके केस में सर्वाइवर के पास दो ऑप्शन होती है। एक तो होता है कि डेथ के ऊपर वो लमसम अमाउंट को ले सकते हैं, यानी कि जो कोई भी अमाउंट अभी तक लमसम बना होगा वो मिल जाएगा एंड दैट वुड बीट। या फिर वो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं स्कीम को। कंटिन्यू कैसे करना पड़ेगा कि एक्चुअल सब्सक्राइबर जो था जब तक उसकी एज 60 थी तब तक स्मृति जी पेमेंट को कंटिन्यू करे
एंड जब वो 60 ईयर्स की इनकी एज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 10 साल के बाद, क्योंकि 50 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है, तो 10 साल के बाद वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से समृति जी को एपीवाई के बेनिफिट जो है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। A young entrepreneur, Mr. Arvind Kejriwal, sets up a small scale manufacturing unit in a rural area of Punjab under the PMEGP scheme with a total project cost of rupees 20 lakhs. He belongs to a special category SC or ST. What would be the correct breakdown of the project funding, including his contribution, bank loan, and the subsidy he is eligible from the KVIC? तो क्या क्या फंडा यहाँ पर रहने वाला है, डेट ऑल वी नीड टू आंसर, राइट। तो क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, मेक श्योर टू आंसर द क्वेश्चन एट द अर्लीस्ट, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले ना प्रोजेक्ट डिटेल समझते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल क्या है कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंटरप्रेन्योर हैं, स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लोकेशन रूरल एरिया है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख की है, और सेक्टर कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग का, राइट। ये चीजें मुझे क्लियर यहाँ पर पता लग रही हैं। क्या क्या चीजें मैं बता देता हूँ। तो एंटरप्रेन्योर है, और ये स्पेशल कैटेगरी से हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी चीजें डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशल कैटेगरी से है। दूसरा है कि ये जो लोन दिया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करने वाला है। तीसरी जो चीज है कि लोकेशन वाइज देखें तो ये रूरल एरिया रहने वाला है, राइट। तो पीएमईजीपी की अगर हम गाइडलाइंस को समझें, तो पीएमईजीपी का पैटर्न डिपेंड करता है कि आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं, जनरल से हैं, स्पेशल कैटेगरी से हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं, सर्विस से हैं। ये तीनों चीजें अब हमें यहां पर पता लग चुकी हैं, राइट। अब उसके हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एंड अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो उसके केस में मार्जिन मनी क्या रहेगी, व्हाट विल बी द मार्जिन मनी। मार्जिन मनी जो केवीआईसी से की तरफ से रहेगी, डेट इज 25%, ठीक है। तो केवीआईसी की तरफ से जो मार्जिन मनी रहती है, इन केस यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, इट इज 25%। एंड ऑन कंट्रीब्यूशन जो रहती है बोरोर की, वो रहती है 10% की। एंड इन केस अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हो, इफ द पर्सन इज फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी, केवीआईसी से जो आपकी मार्जिन मनी रहती है, दैट इज 35%, और बोरोर की अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है, बेनिफिशियरीज ऑन कंट्रीब्यूशन, राइट, दैट इज 5%। ये सिनेरियो रहता है। अब इस केस में अगर अप्लाई करें, प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख रुपए की है, बेनिफिशियरी की कंप्यूटेशन क्या रहेगी, कंट्रीब्यूशन 5% के हिसाब से, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 5% के हिसाब से रहेगी, यानी कि 20 लाख का 5%, यानी कि 1 लाख हुआ, राइट। सो केवीआईसी की सब्सिडी कितनी रहेगी, 35%, यानी कि 7 लाख रुपए, राइट। तो बैंक लोन कितना रहेगा, बैंक लोन रहेगा 20 लाख माइनस 7 लाख केवीआईसी की कंट्रीब्यूशन माइनस 1 लाख बोरोर की कंट्रीब्यूशन, यानी कि 8 लाख माइनस कर दिया, तो बैंक लोन रहेगा 12 लाख रुपए का। ऑप्शंस देखते हैं। बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन 1 लाख, सही है जी। बैंक लोन 12 लाख, ठीक है जी। सब्सिडी 7 लाख, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो यहां पर ए दिया गया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीएमजेजेबीवाई। Mrs. Nirmala Sitharaman has a PMJJBY policy linked to her savings account. सेविंग अकाउंट से लिंक्ड उनके पास पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, विद द ऑटो डेबिट फॉर द प्रीमियम ड्यू ऑन 31st. Due to insufficient funds, the premium is not debited. She deposits sufficient funds in her account on August 15th of the same year and applies for reinstatement, right? If she were to unfortunately pass away due to a accidental illness on September 5th, would her nominee be eligible for the claim? तो क्या वो क्लेम के लिए एलिजिबल रहेंगे? तो केस सिंपल सा है, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर है आपके पास होल्डर, जो इंश्योरेंस होल्डर पर्सन है, वो है यहां पर, राइट। ये इनका सेविंग फंड अकाउंट है, दैट इज लिंक्ड टू द पॉलिसी, एंड फर्दर इसमें बैलेंस नहीं है। 31 मई को इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, लेकिन तब इंसफिशिएंट फंड से जो प्रीमियम था वो डेबिट नहीं हुआ। उसके बाद होल्डर ने इसमें डिपॉजिट जो था वो कर दिया क्रेडिट, वो अलाउ कर दिया, जमा कर दिया, एंड फर्दर 15 अगस्त को उन्होंने रीइंस्टेटमेंट के लिए लॉ कर दिया। नो, अभी डिपॉजिट डेबिट हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है,
राइट? एंड फर्दर अब इस केस में हुआ क्या कि किसी नॉन एक्सीडेंटल इलनेस की वजह से, इस केस में जैसे बताया गया कि किसी नॉन एक्सीडेंटल इलनेस की वजह से होल्डर की इंश्योरेंस पॉलिसी, जो होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है सितंबर 5 के ऊपर, राइट? तो क्या नॉमिनी एलिजिबल होगा कि क्लेम उनको मिल पाए? दैट वी नीड टू आंसर। इस कंसेप्ट को हमने देखना है, समझना है और आंसर करना है, राइट? सो पॉइंट समझने वाला ये है, सबसे पहली बात होती है रूल्स के बारे में। तो टाइमली ऑटो डेबिट होता है, यानी कि प्रीमियम आपको ऑटो डेबिट होता है इन केस अगर प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ बाय 31 मई। तो सिंपल सा रूल है कि 31 मई तक आपका प्रीमियम जो होता है वो ऑटो डेबिट होता है। अगर बैलेंस नहीं है उस केस में तो पॉलिसी क्या हो जाएगी? पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। द पॉलिसी विल लैप्स। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम दिया जाएगा। एंड रीइंस्टेटमेंट की बात करें तो कवरेज को रीइंस्टेट किया जा सकता है आपको, लेकिन एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा और साथ में एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गुड हेल्थ का। तो आप उसमें फिर से रीइंस्टेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कवर जो रहेगा वो रिस्टोर सिर्फ तभी होगा जब आपका प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। एंड रिस्क कवर जो है वो कंफर्म किया जाएगा इंश्योरर को। एंड वो डेट ऑफ डिपॉजिट से ऑटोमेटिकली नहीं चलता है। एंड अगर नॉन एक्सीडेंटल कोजेस की वजह से पर्सन की डेथ होती है पॉलिसी करवाने के बाद, तो इस केस में एक वेटिंग पीरियड भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन इलनेस, नॉन एक्सीडेंटल इलनेस, राइट? नॉन एक्सीडेंटल इलनेस की वजह से अगर डेथ हुई है तो उसके केस में एक वेटिंग पीरियड भी इम्पोज किया जाता है। वो वेटिंग पीरियड जो है वो 45 डेज का वेटिंग पीरियड इम्पोज किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रीजॉइनिंग या फिर रीइंस्टेटमेंट, राइट? तो वो चीज रहती है। अब इस केस में अगर देखें तो मिसेस सीतारमन का प्रीमियम जो था वो तो पे नहीं किया गया, तो पॉलिसी हो गई लैप्स। अब शी रीजॉइंड एंड रीइंस्टेटेड ऑन अगस्त 15 को उन्होंने रीजॉइन किया, राइट? 45 डे का वेटिंग पीरियड लगेगा नॉन एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर, यानी कि वो कवर होगा 15 अगस्त से। अनफॉर्चुनेटली पर्सन की डेथ होगी 5 सितंबर को, जो कि सिर्फ 21 दिन के बाद हो गई है, तो डेफिनेटली उनको कवर नहीं मिलेगा। दैट वॉन्ट बी कवर्ड एट ऑल, राइट? तो आंसर क्या रहेगा? नो वाला आंसर रहेगा। सो आइदर इट इज ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन 8 says no, the claim would be denied as the policy had lapsed and was not active for the full coverage period। बिल्कुल सही है। स्कीम का एक प्रोविजन होता है रीइंस्टेटमेंट का, ठीक है? सो सिंपल लैप्स जो है परमानेंटली आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, रीइंस्टेटमेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। नो, द क्लेम वुड बी डिनाइड ड्यू टू लियन क्लोज which restricts claims for non-accidental within first 30 days of the reinstatement। ये टाइम पीरियड जो है वो कितना है? दैट इज फॉर 45 डेज। वो 45 डेज का टाइम है, 30 डेज का नहीं है। सो अकॉर्डिंगली वी आर टू मार्क द आंसर, अदरवाइज हम इसको नन ऑफ द अबव कर सकते हैं, राइट? सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है डीएवाई एनआरएलएम से रिलेटेड है, दीनदयाल अंत्योदय योजना से रिलेटेड है। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ कैटेगरी 2 district which has been active for 6 months and demonstrates consistent adherence to the Panchsutra principles seeks financial assistance. As per the DAY NRLM guidelines on capitalization, what is the first source of institutional funding the SIG is eligible to receive and what is the primary purpose? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो कि पंचसूत्रा सिद्धांत को फॉलो कर रहा है एंड फर्दर एक्टिव है 6 महीने से, राइट? और डिस्ट्रिक्ट टाइप की कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी है 2। एसएचजी की एज क्या है? दिस इज 6 मंथ्स। परफॉर्मेंस की बात करें तो आप पंचसूत्र सिद्धांत को फॉलो कर रहे हो। क्या क्या चीज होती है पंचसूत्र सिद्धांत में? कि रेगुलर मीटिंग होगी, रेगुलर सेविंग होगी, इंटर लोनिंग होगी, टाइमली रीपेमेंट होगी, प्रॉपर बुक कीपिंग होगी, राइट? उनको आप फॉलो कर रहे हो एंड यू बेसिकली डू रिक्वेस्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग आपको मिल जाए। अब देखो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग क्या होता है? दैट्स बेसिकली आपको रिवॉल्विंग फंड मिलता है। क्या मिलता है? रिवॉल्विंग फंड मिलता है, लेकिन वो एलिजिबल होता है किस चीज के लिए? एज पर द कैटेगरी 2 डिस्ट्रिक्ट वो एलिजिबल होते हैं आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एक्टिव फंक्शनिंग। यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट 2 से रिलेटेड हो, डिस्ट्रिक्ट 2 कैटेगरी से रिलेटेड हो, राइट? तो आप एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। एक पहली चीज है ये वाली, राइट? एंड फर्दर अमाउंट की बात करें तो आपको जो अमाउंट असिस्टेंस मिल सकती है वो 10,000 से लेकर के
15,000 रुपए तक की रिवॉल्विंग फंड फैसिलिटी मिल सकती है पर एसएचजी। एंड जो अमाउंट का डिसबर्सल होगा वो बैंक के थ्रू डिसबर्सल होगा एंड एसएचजी के सेविंग अकाउंट में पैसे डाल जाएंगे। प्राइमरी पर्पस क्या रहता है रिवॉल्विंग फंड का कि आप स्ट्रेंथन करना चाहते हो इंस्टीट्यूशनल बेस को एसएचजी के, एंड साथ ही साथ आप ग्रुप की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, इंटरनल लेंडिंग को बढ़ाना चाहते हो, एंड जो क्रेडिट डिसिप्लिन है उसको ज्यादा बेटर करना चाहते हो। दैट इज द मेजर थिंग, राइट। अभी ऑप्शंस देखते हैं। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड फ्रॉम द क्लस्टर लेवल फेडरेशन टू बी यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ लार्ज कलेक्टिव एंटरप्राइज। सी, जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, राइट, वो राउट होता है थ्रू द सीएलएफ टू द एसएलजी। यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है वो सीएलएफ के थ्रू यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन के थ्रू ट्रेवल होता है एसएचजी के पास। बट टिपिकली ये तब दिया जाता है जब एसएचजी मैच्योर हो जाता है, राइट, एंड फर्दर वो रिवॉल्विंग फंड को अच्छे से मैनेज करे तब दिया जाता है। एंड उसका मेन पर्पस क्या होता है कि लाइवलीहुड जो प्लान्स होते हैं मेंबर्स के उनको सपोर्ट करने का होता है, राइट। तो ये तब मिलता है, पहले नहीं मिलता। सो वी कैन सिंपली से कि ये जो फंड होता है ये मैच्योरिटी के ऊपर मिलता है जब आपका एसएचजी मैच्योर होता है, राइट। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, रिवॉल्विंग फंड from the mission management unit as corpus grant to supplement their own savings and lend among the members, absolutely true। तो यहां पर रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाता है विच इज एब्सोल्युटली ट्रू हियर। ठीक है जी। ऑप्शन सी सेज डायरेक्ट माइक्रो क्रेडिट प्लान बेस्ड लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक टू फाइनेंस इंडिविजुअल लाइवलीहुड एक्टिविटीज ऑफ इट्स मेंबर्स। सी, जो बैंक लिंकेज है माइक्रो क्रेडिट प्लान के लिए वो एक की ऑब्जेक्टिव होता है, बट वो तब होता है जब एसएचजी सक्सेसफुली मैनेज कर रहा है अपने इंटरनल फंड्स को, रिवॉल्विंग फंड को, राइट। एंड फर्दर ये 6 से 12 महीने बाद दिया जाता है। यानी कि बैंक से बात करें तो बैंक से 6 से 12 महीने के बाद आपको ये फंड देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ये था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। Option D, it says a vulnerability reduction fund from the VO village organization to address the immediate consumption needs of the poorest members। जो vulnerability reduction fund होता है वो एक कॉर्पस ग्रांट होती है, राइट। दैट्स बेसिकली अ ग्रांट जो कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, एंड ये डायरेक्टली नहीं दी जाती है एसएचजी को पहली बार में, राइट। एंड ये जो ग्रांट होती है दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द विलेज ऑर्गेनाइजेशन ताकि जो हाई कॉस्ट डेप्ट है एंड इमीडिएट कंजम्पशन नीड्स है सबसे पुअर मेंबर्स की या सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हाउस होल्ड है उनके लिए दिया जाता है, राइट। एंड दैट इज नॉट गिवन एज सच टू द एसएचजी। तो ये हो गया गलत, दिस इज आल्सो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move toward the question number 6. A public sector bank is evaluating its performance under the differential rate of interest scheme. To meet the annual targets as per the Reserve Bank of India, the bank must ensure not only that a certain percentage of the total advances are under the DRI, but also that these loans are distributed geographically. What is the specific sub-target related to the geographical location of the beneficiary? तो सब टारगेट क्या है ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बेनिफिशियरी के हिसाब से, दैट वी नीड टू आंसर। देखो जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम है इसमें दो रिक्वायरमेंट होती है कंप्लायंस के साथ रिलेटेड। पहला होता है ओवरऑल टारगेट, ठीक है। ओवरऑल टारगेट क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं सो देयर आर टू कंप्लायंस। वन इट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल टारगेट एंड द सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल सब टारगेट। ये आपका ज्योग्राफिकल सब टारगेट होता है सिनेरियो में। जो ओवरऑल टारगेट होता है वो होता है 1% ऑफ द टोटल बैंक एडवांसेस। जो टोटल एडवांसेस है बैंक के उनका 1% आपको डीआरआई में देना होता है। दैट इज ओवरऑल टारगेट, राइट, अंडर द डीआरआई स्कीम। एंड ज्योग्राफिकल जो सब टारगेट होता है वो होता है कि आउट ऑफ द डीआरआई एडवांसेस, ठीक है, 40% जो ग्रांट किया जाएगा वो रूरल एंड सेमी अर्बन में दिया जाएगा, राइट। सो 40% ऑफ DRI advances in रूरल और सेमी अर्बन, ये आपका सब टारगेट होता है जो ज्योग्राफिकल एंड पर होता है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग वी आर टू आंसर एटलीस्ट 50%। ऑप्शन ए कह रहा है एटलीस्ट 50% ऑफ द DRI advances should be routed through rural branches, no। Not less than 2/3 of the DRI advances must be provided through its rural, no। That is basically correct, is that correct thing? वैसे हम इसको अगर चेक करें प्रॉपरली तो ये करेक्ट भी है। कैसे? देखो जो डीआरआई गाइडलाइंस है ना वो क्या कहती है कि
एंश्योर करना होता है कि बेनिफिट जो है वो अंडर जो सर्व्ड एरिया है उनको मिले, राइट? तो बैंक्स को कम से कम 40% का मतलब क्या होता है? 40% ऑफ द 100%, राइट? उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। तो इफ वी कैलकुलेट द सेम, तो वो परसेंटेज आपके पास सेम ही आएगी, राइट? कि जो 66.7% है उनके टोटल डीआर एडवांसेस के थ्रू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के थ्रू होने चाहिए। तो ये 40% वाला जो पार्ट है एक्चुअल में दैट हैज बीन नाउ अपडेटेड, ये अपडेट हो गया हुआ है एंड नाउ दिस इज 2/3 ऑफ द डीआरआई एडवांसेस, राइट? दिस इज 2/3 ऑफ द डीआरआई एडवांसेस, उसके हिसाब से है। सो आंसर जो रहेगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ये गाइडलाइन अपडेट हो चुकी है, 40% वाली नहीं है। 40% वाली जो गाइडलाइन होती थी वो पहले होती थी, राइट? अभी वो गाइडलाइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट्स रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री जनधन योजना। Mr. Narendra Modi has a PMJDY account which he has been maintaining satisfactorily for over a year. He now wishes to avail an overdraft facility. Considering the revised guidelines for the scheme, which of the following conditions correctly describe the maximum OD limit he can get initially and the prerequisites of availing an OD more than rupees 2000? तो क्या प्रिक्विजिट्स हैं और क्या गाइडलाइंस हैं उनके बारे में वी नीड टू टेल। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ पर पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, राइट? एंड फर्दर अब उनको क्या क्या गाइडलाइंस को फुलफिल करना पड़ेगा वो भी बताना है, कौन सी कंडीशंस को करेक्टली मीटअप करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम जो ओडी लिमिट दी जा सकती है, मैक्सिमम ओडी विच कैन बी गिवन अंडर द जनधन योजना दैट इज नाउ 10K। वो 10,000 रुपए की ओडी जो है, ओवरड्राफ्ट अमाउंट जो है दिया जा सकता है। एंड कम से कम जो अमाउंट जो दिया जाएगा वो 2,000 रुपए का दिया जाएगा। एंड अगर आपको 2,000 से ज्यादा का ओडी चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो क्या आपकी कंडीशन है? पहली चीज है कि पीएमजेडीवाई या फिर जो बीएसबीडी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो है वो कम से कम आपने कम से कम 6 महीने के लिए आपने मेंटेन किया हो। दूसरी कंडीशन रहती है कि अकाउंट में आपके एक्टिव या फिर रेगुलर क्रेडिट्स हो, लाइक किसी भी सोर्स से, गवर्नमेंट ट्रांसफर से, किसी तरीके से। एंड अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आधार लिंकिंग है, ऑथेंटिकेशन है, मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। सो अगर हम इस केस में मोदी जी के केस में अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने पीएमजेडीवाई अकाउंट को सेटिस्फैक्टरली मेंटेन किया 1 साल के लिए, वो सही है। सो बेसिकली 6 महीने की रिक्वायरमेंट को तो वो फुलफिल कर रहे हैं। एंड वो जो प्रिक्विजिट है सेटिस्फैक्टरी मेंटेन कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ही इज एलिजिबल दैट ही कैन अवेल द ओडी फॉर अप टू रुपीज 10,000, राइट? सो अगर ओडी को 2,000 से ज्यादा करना है तो उसका अकाउंट, उनका अकाउंट क्योंकि 6 महीने से ज्यादा पुराना है और वेल मेंटेन्ड है, सो ही इज एलिजिबल अंडर दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो ऑप्शंस को देखते हैं। He can get a maximum of OD of rupees 5,000. So this is not the scenario. He is eligible for an OD up to 10,000, but amount up to 2,000 is sanctioned without conditions, beyond which regular credit checks apply. See, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है वो करेक्ट है कि 10,000 के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो क्रूशियल एज क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी का वो तो मीटअप ही नहीं करा हमने। एज क्राइटेरिया जो होता है ओडी फैसिलिटी के लिए, दैट्स बेसिकली लाइक 18 टू 65 इयर्स ऑफ द एज दैट मस्ट बी कंसीडर्ड। उसको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? उसे कंसीडर नहीं किया तो ये पार्शियल, ये आपका करेक्ट नहीं है, राइट? Third, it says the initial OD limit is 10,000, but any amount can be sanctioned after the account holder crosses the 65 years of age. No. रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से, जिसको हम पीएमजेडीवाई 2.0 भी कह देते हैं, ओवरऑल जो लिमिट है वो बेसिकली डबल कर दी गई है। पहले 5,000 होती थी, अब 10,000 कर दी गई है, राइट? एंड अगर आपने 2,000 तक का लेना है तो वो बिना किसी कंडीशंस के अवेलेबल है, लाइक इट कैन बी सैंक्शन बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशंस ऑफ द अकाउंट। ठीक है, लेकिन जो एलिजिबल एज रहेगी फॉर अवेलिंग द फैसिलिटी उसे रिवाइज कर दिया गया। जो पहले 18 से 60 साल की थी, अब उसे 18 से 65 साल का कर दिया गया, राइट? सो अगर हम कहें कि कोई भी अमाउंट मिल सकता है, सो दैट्स नॉट द केस, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको इट इज नॉट फॉर पोस्ट 65 बेनिफिट, वो नहीं मिलता है, राइट? सो ऑप्शन सी तो हो गया गलत। ऑप्शन डी इट सेज the maximum OD is 10,000 and OD up to rupees 2,000 is sanctioned without conditions with the age limit of availing 18 to 65. Absolutely correct. Now let's move to the next question, number 8. A group of 7 urban poor women in Ludhiana engaged in a pickle making decide to form a group enterprise, right? तो ये group enterprise बनाना चाहते हैं। They approach a bank for a loan under the self employment program for groups.
तो जो SEP सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ग्रुप्स के लिए, उसके अंडर लोन लेने के लिए बैंक को करते हैं अप्रोच, राइट, ऑफ DAY एन्युअलम के अंडर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दे आर एलिजिबल फॉर एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन मैकेनिज्म, और इंटरेस्ट सबवेंशन मैकेनिज्म क्या रहेगा एप्लीकेबल टू देयर लोन एज पर द मिशंस गाइडलाइंस, वो क्या अवेलेबल रहने वाला उसके बारे में हमने बताना है। सी, इफ वी टॉक अबाउट द SCPG, तो SCPG होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द ग्रुप्स फॉर द अर्बन पुअर। सो ग्रुप एंटरप्राइज लोन जो होता है, वो सिंगल लोन भी मिल सकता है पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, या फिर इंडिविजुअल लोन पर मेंबर भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि ग्रुप की टोटल एबिलिटी कितनी जाती है। तो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट दिया जा सकता है जो SCPG के अंदर है, क्राइटेरिया है, वो बेसिकली क्या है कि आप 2 लाख तक का लोन दे सकते हो। सो क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम जो लोन दे सकते हो पर मेंबर के हिसाब से, डेट कैन बी सैंक्शन ₹2 लाख। एंड अगर पूरे के पूरे ग्रुप को देखो तो आप 10 लाख का मैक्सिमम ग्रुप दे सकते लोन, ग्रुप लोन दे सकते हो, विच एवर इज हायर। सो अगर हम 7 वुमेन के हिसाब से देखें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो 2 लाख का अगर आप हर किसी को देते हो तो 14 लाख का बन जाएगा। लेकिन ग्रुप लिमिट कितनी है, 10 लाख की है। सो ग्रुप को मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन यहां पर मिल सकता है। दैट इज द सिनेरियो, ठीक है। एंड इफ वी लुक एट द इंटरेस्ट सबवेंशन, की इंटरेस्ट सबवेंशन क्या रहती है, तो बेस रेट एंड सब्सिडी फ्लो रहता है, यानी कि जो भी लोन दिए जाएंगे ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द ग्रुप्स अंडर द DAY एन्युअलम, राइट, उनको सब्सिडाइज किया जाता है। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो बेनिफिशियरी की तरफ पे किया जाएगा, लेकिन वो 7% पर एनम के हिसाब से पे किया रहेगा। जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा जो बैंक चार्ज कर रहा है 7% से ऊपर है, वो बेसिकली बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा एज अ सब्सिडी, राइट, प्रोवाइडेड कि अगर बोरो टाइमली रीपे कर रहा है तो। इसके अलावा अगर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको हम WSHG कहते हैं, उसके केस में अलग से सबवेंशन भी मिलती है। यानी कि अगर ग्रुप जो है वो वुमेन SHG है या ग्रुप एंटरप्राइज है जिसमें वुमेन मेंबर्स हैं एंड टाइमली रिपे वो कर रहे हैं, तो अलग से 3% की और इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगी। यानी कि सब्सिडी रेट तो 7% का है ही है, साथ के साथ 3% की आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल गई, राइट। तो आपको नेट इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो 4% का पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है कि टाइमली रिपेमेंट करनी है। सब्सिडीज तभी दी जाएंगी अगर पेमेंट को टाइमली किया जाता है स्केड्यूल के हिसाब से। तो बैंक को सर्टिफाई करना पड़ेगा रिलेटेड टू रीपेमेंट, लाइक बिफोर वो क्लेम करेंगे सबवेंशन को, राइट। अब इस केस में अगर हम अप्लाई करें तो SCBG के केस में मैक्सिमम लोन जो उनको मिल सकता है, क्योंकि अगर 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर के हिसाब से इफ वी आर पेइंग देम 2 लाख रुपीज पर मेंबर, राइट, तो 7 to 2 लाख तो बन गया आपके पास 14 लाख। लेकिन 14 लाख या फिर पूरे के पूरे ग्रुप को 10 लाख विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो अमाउंट दिया जाएगा लोन का वो 10 लाख का दिया जाएगा। अब ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। मैक्सिमम लोन ऑफ ₹10 लाख, इंटरेस्ट सबवेंशन इज अवेलेबल टू ब्रिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट down to 7% for the entire loan amount. Is it true? Yes, that's absolutely true. ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं। मैक्सिमम लोन ऑफ 7 लाख, रॉन्ग। मैक्सिमम लोन ऑफ 10 लाख, इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल ओनली ऑन लॉक्स फॉर 2 लाख पर्सन, नो। मैक्सिमम लोन ऑफ 14 लाख, नॉट पॉसिबल, राइट। सो ऑप्शन जो है हमारे पास ए, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर हेयर, राइट। Now let's move toward the next question number 9, which is related to the model education loan scheme, right? A student, Miss Priyanka Gandhi, secures admission into a premier management institute in India and requires a loan. तो उनको लोन चाहिए कितने का, 12 लाख रुपए का चाहिए। हर फादर, Mr. Rahul Gandhi, agrees to be a co-borrower according to the Model Education Loan Scheme guidelines formulated by the Indian Banks Association. What would be the bank's requirement regarding collateral security for this loan amount? तो लोन अमाउंट जो उनको चाहिए वो चाहिए 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपीज का लोन चाहिए, राइट। उसके केस में हमने बताना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं एंड कैसे इस केस के साथ पर्टिकुलरली डील किया जा सकता है, राइट। एंड ये जो गाइडलाइंस है ना, ये IBA की मॉडल स्कीम के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ऑप्शन देखते हैं। नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। देखो, जो नो कोलेटरल लिमिट आपकी वो तो काफी कम है, कि जब जिस लेवल तक कोई कोलेटरल लिमिट नहीं चाहिए थी वो तो काफी कम है। सो दैट्स नॉट द केस। ऑप्शन बी, the student must enroll in the credit guarantee fund scheme for education loan, CGFSEL के अंदर बेसिकली एज फॉर द सब्सटीट्यूट फॉर द कोलेटरल अप्लाई कर सकते हो। देखो, CGFSEL जो होता है यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन है, वो कवर करता है, वो एग्जिस्ट करती है एंड कवर लिमिट करता है किसके ऊपर, 7.5 लाख तक कवर करता है। एंड जो अमाउंट उसके ऊपर होता है, बैंक टिपिकली उसके लिए टेंजिबल सिक्योरिटी मांग लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट, इवन दो जो CGFSEL है वो अवेलेबल है, बट स्टिल अमाउंट ज्यादा है। क्यों? देखो, 4 लाख रुपए तक तो कोई भी आपको कोलेटरल नहीं चाहिए एंड उसमें
अगर आपके पेरेंट या गार्डियन जो है जॉइंट बोरोनर है बहुत है। अगर इवन आपका लोन 4 से 7.5 लाख तक का है, तो भी आप थर्ड पार्टी सैटिस्फैक्टरी गारंटी दे दो सफिशिएंट है। या फिर आप गारंटी नहीं देना चाहते सीजी, एफएससीएल की आप कंट्रीब्यूशन दे दो दैट्स इट, राइट? वो भी सफिशिएंट है। बट अगर 7.5 लाख से ज्यादा का लोन है, तो उसके केस में टेंजिबल सिक्योरिटी चाहिए, जिसकी सूटेबल वैल्यू हो। पेरेंट को तो कोबोरोर बनाया ही जाएगा, राइट? सो आईबीए की मॉडल एजुकेशन लोन जो स्कीम होती है, वो उसके हिसाब से है। फर्दर अगर हम बात करें इस केस में, तो लोन कितने के लिए अप्लाई किया? 12 लाख का अप्लाई किया। अब फादर जो है उनके, उन्होंने तो कोबोरोर के लिए कह दिया, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट क्योंकि अब लोन अमाउंट जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा है, तो बैंक को एक टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रहेगी, जो प्रॉपर्टी की फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, एलआईसी पॉलिसी की फॉर्म में हो सकती है, in addition to the co-obligation, right? So answer will be what? Answer is tangible collateral security equal to 100% of the loan account must be provided by the guardian. क्या वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी? यस, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज आईबीए की मॉडल स्कीम यही कहती है कि अगर लोन अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा है, तो टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। को ऑब्लिगेशन जो है वो बेसिकली आप ले सकते हो। सो अगर लोन 12 लाख का है, तो वहां पर टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रहेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now it's about the SRMS, that is a self-employment scheme for rehabilitation of the manual scavengers. A person identified as a manual scavenger in a survey conducted by a municipality is offered a rehabilitation package under the SRMS. The individual options for a project-based loan to start a small general store with a project cost of rupees 5 lakhs. Which agency is a primary channel for providing the capital subsidy component of the rehabilitation package? तो ये जो रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया जा रहा है, उसमें जो चैनलिंग आपकी एक अथॉरिटी रहेगी, वो किसकी तरफ प्रोवाइड की जाएगी? कौन सी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व रहेगी? दैट वी नीड टू आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट, जो एम्पावरमेंट है, डायरेक्टली क्रेडिट्स द सब्सिडी टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। इज इट सो? देखो, मिनिस्ट्री जो होती है वो एक नोडल मिनिस्ट्री होती है। क्या होती है? नोडल मिनिस्ट्री होती है। सो दिस इज अ नोडल मिनिस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट द एजेंसी। ठीक है, ये एजेंसी नहीं है, राइट? एंड फर्दर ये डायरेक्टली सब्सिडी डिसबर्समेंट को हैंडल नहीं करती है, ये अपने डेजिग्नेटेड जो कॉर्पोरेशन होती है उनके थ्रू ऑपरेट करती है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसके एफडीसी, बेसिकली इसमें डील करती है। यस, ये एपेक्स कॉर्पोरेशन है। एनएसके एफडीसी जो होती है, दिस इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्सिबल होती है कि इन्होंने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी है सफाई कर्मचारी की एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स की, जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। सो एसआरएमएस के अंडर भी देखें, ये जो एनएसके एफडीसी है, ये की एजेंसी है जो कि कैपिटल सब्सिडी को चैनल करती है एंड लोन कंपोनेंट को बेनिफिशियरी तक पहुंचाती है थ्रू द वेरियस इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज लाइक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी, जिसको एससी कहते हैं, या रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू, या फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स के थ्रू, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Option B is absolutely correct. Next one, it's related to the PMSBY. An individual, Mr. Rajnath Singh, covered under PMSBY, meets with a road accident, which results in the irrecoverable loss of sight in one eye and the loss of use of one hand. According to the scheme's definition of disability and the corresponding benefits, what amount is his nominee or he entitled to receive as a claim here, right? That we need to answer. तो क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि क्या अमाउंट मिलेगा नॉमिनी को या उनको खुद को, जो वो क्लेम कर सकते हैं। सो अगर हम बेनिफिट की बात करें, तो अगर तो एक्सीडेंट से डेथ होती है, 2 लाख रुपए मिलेंगे नॉमिनी को। एंड अगर टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस होता है दोनों आंखों का या दोनों लिम्स का, ठीक है, तो उसके केस में मिलेंगे 2 लाख रुपए। या फिर लेट से एक हाथ एक पैर टूट गया, या फिर दोनों हाथ या फिर दोनों पैर टूट गए, राइट? तो 2 लाख में मिलेंगे, राइट? एंड इन केस अगर इरिकवरेबल लॉस होता है, एक आंख जाती है या फिर एक हाथ चला गया, एक पैर टूट गया, सिंगल लिम्ब डिसेबिलिटी है, तो 1 लाख में मिलेगा। अब राजनाथ जी के केस में क्या हुआ कि उनको इरिकवरेबल लॉस तो हुआ है एक आंख का, और साथ में लॉस हुआ है एक हाथ का। तो एक कॉम्बिनेशन है, एक आंख एंड एक पैर का। तो उसके लिए बेसिकली उनको क्या मिलेगा एज पर द पीएमएसबी डेफिनेशन? तो वो टोटल एंड रिकवरेबल डेफिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। एंड उनको कितने मिलेंगे? ही विल बी गेटिंग रुपीज 2 लाख, राइट? तो 2 लाख में मिलेंगे एज द इंसिडेंट इन्वॉल्व मल्टीपल इंजरीज फ्रॉम अ सिंगल इंसिडेंट। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
Now, let's move toward the next question, which is related to PMEGP. An existing PMEGP unit which has successfully repaid its initial loan, ठीक है, पहला लोन पे कर दिया, decides to apply for a second loan for expansion and upgradation of their facility. The project cost for the expansion is rupees 1.2 crore. As per the guidelines for the second financial assistance under the PMEGP, what is the maximum subsidy the unit can avail for this expansion project? तो पहला लोन लिया था यूनिट ने, जो उन्होंने वापस कर दिया है। दूसरा यूनिट लेना चाहते हैं। खर्चा जो है यहाँ पर 1.2 करोड़ का है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है। गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो सेकंड फाइनेंशियल आप असिस्टेंस लेते हो पीएमईजीपी के अंदर, मैक्सिमम सब्सिडी कितनी अवेल कर सकते हो एक्सपेंशन के लिए, वो हमने बताना है। सी, सबसे पहली चीज होती है जो पीएमईजीपी है, इसके बारे में अगर बताओ तो दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय केवीआईसी। केवीआईसी इसके केस में नोडल एजेंसी है, राइट। एंड ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लाइक मार्जिन मनी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है नए प्रोजेक्ट के लिए। एंड फिर उसके बाद जो सेकंड लोन असिस्टेंस है वो भी स्टार्ट किया गया। तो सेकंड लोन फैसिलिटी के केस में देखें तो जो रिवाइज गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल जो पीएनजीपी यूनिट्स हैं या आरईजीपी यूनिट्स हैं या मुद्रा यूनिट्स हैं जिन्होंने पहला लोन रीपे कर दिया है, वो एलिजिबल है। पर्पस क्या होगा, या तो वो एक्सपेंशन के लिए ले सकते हैं, या मॉडर्नाइजेशन के लिए, या अपग्रेडेशन के लिए। एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट की सीलिंग क्या है कि अगर तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ तक की हो सकती है। सो अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 1 CR तक मैक्सिमम हो सकती है। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग या फिर यूनिट्स रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, इफ इट इज रिलेटेड टू सर्विस या फिर लेट्स से इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, तो उसके केस में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख तक की मैक्सिमम हो सकती है, राइट। एंड सब्सिडी जो रहेगी, क्योंकि सब्सिडी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब्सिडी जो रहेगी वो रहती है जनरल कैटेगरी के लिए। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 15% रहेगी सब्सिडी। एंड इन केस अगर पर्सन स्पेशल कैटेगरी से है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से है, SC ST कैटेगरी से है, ओबीसी है, या यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी है, तो कहने का मतलब है अगर स्पेशल कैटेगरी है तो ये जो सब्सिडी रहेगी ये 20% की रहेगी, राइट। अब अगर इस केस में देखें एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कितना है, 1.2 करोड़ का है, लेकिन जो पीएमएजीपी का सेकंड लोन स्कीम है वो मैक्सिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी रहेगी, 1 करोड़ की रहेगी। सो सब्सिडी 1 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट होगी, वो 1.2 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी। तो अगर जनरल कैटेगरी है तो 15%, अगर स्पेशल कैटेगरी है तो 20%, राइट। इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। अभी ऑप्शन देखते हैं। 15 लाख रुपए, 15% ऑफ रुपीज 1 करोड़, राइट, इतना रहेगा। या फिर 18 लाख रुपीज, या फिर 25 लाख रुपीज, या फिर 37.5 लाख रुपीज। देखो सेकंड लोन असिस्टेंस के लिए वेल परफॉर्मिंग, अगर आपका एग्जिस्टिंग पीएमईजीपी अकाउंट है, आरईजीपी अकाउंट है, मुद्रा अकाउंट है, तो गाइडलाइन स्पेसिफिकली कहती हैं कि आपको कॉस्ट एंड सब्सिडी लिमिट जो अलग अलग है। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड है वो 1 करोड़ तक की अलाउड है, एंड 25 लाख तक की अलाउड है अगर सर्विस ट्रेडिंग से इक्वल है, ठीक है। रेट जो है वो बेसिकली 15% का है। सो अगर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 1.2 करोड़ का है, जो सब्सिडी कैलकुलेशन होगी वो 1 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, जो कि हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 1 करोड़ का 15%, यानी कि 15 लाख रुपए। वाई वी हैवंट कंसीडर कि ये SC ST पर्सन है, बिकॉज यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको बताया नहीं गया, ठीक है। तो जहां पर साइलेंट है क्वेश्चन, वहां पर जनरल कैटेगरी को हम एज्यूम कर लेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने मार्क कर दिया अपना आंसर यहाँ पर, राइट। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत से कंसेप्ट समझने को मिले, सीखने को मिले, अलग अलग स्कीम से रिलेटेड। सो वीडियो पसंद आई है, एंड इफ यू वांट टू वॉच द अदर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, या पिछली वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हो, उनकी पीडीएफ फाइल चाहिए या इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए, मेक श्योर कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, विच इज अवेलेबल एट द अबव लिंक iibf.info/app के ऊपर अवेलेबल है। जल्दी से डाउनलोड कर लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।